हाँ मोहम्मद, नीट में आता है ये। तो ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ equilibrium. Okay, now in equilibrium we are going to learn about two topics. Number one is chemical equilibrium and number two is ionic equilibrium. ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में, एचएससी में आयनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एंड 11th के सिलेबस में केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन विल मूव टुवर्ड्स आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलो, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब एग्जैक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। नाउ वो जानने से पहले वी नीड टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी तुम लोगों ने अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस देखी है, एक्सोथर्मिक देखी है, एंडोथर्मिक देखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखी है, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, दुनिया भर की रिएक्शन हम लोग पहले से देख के हो चुके हैं। ठीक है, तो रिएक्शन की कैटेगराइजेशन अलग अलग बेसिस पे हो सकती है, जिसमें यहाँ पे अभी हम लोगों को देखना है दो टाइप की रिएक्शन। नंबर वन इज irreversible reaction. Number one is irreversible reaction which cannot be reversed. ठीक है, which cannot be reversed. And number two is reversible reaction. Number two is reversible reaction. ठीक है, तो एक रहता है irreversible reaction जो कभी रिवर्स हो नहीं पाएंगी, दूसरी रहती है रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स में जा सकती है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल सिर्फ मैं यहाँ पे एक एक लिख के देने वाला हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड रिवर्सिबल में हम लोग देख सकते हैं हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, यस ऋतुजा। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो सबको पता है, तो पहले मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल से स्टार्ट करने वाला हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर मेरे पास HCl है एंड उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ NaOH, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट इन एक्वियस फॉर्म, तो इट गिव्स मी NaCl aqueous प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन तुम लोगों ने सबने देखी है। ठीक है, बट मुझे बताओ, किसी दिन किसी जीनियस ने अगर सोच लिया कि सही भाई, अगर HCl और NaOH कंबाइन होके NaCl और वाटर बन रहे हैं, तो मेरे घर पे तो NaCl है, मैं NaCl को पकड़ता हूँ और इसमें वाटर ऐड कर देता हूँ, आई शुड गेट HCl प्लस NaOH। करेक्ट और रॉन्ग? लॉजिकली स्पीकिंग दिस शुड बी करेक्ट। ठीक है, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये Na यहाँ से OH ले जाएगा, NaOH बनेगा, ये यहाँ से एक HCl के साथ कंबाइन होगा, HCl बनेगा, तो दैट शुड हैपन। तो ये होता है क्या? बट तो ऐसा होता नहीं है। वेरी नाइस, तो ये ऐसी रिएक्शन होती ही नहीं है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर ऊपर वाले रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड रिएक्शन बोलूं, अगर ऊपर वाली रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन बोलूंगा, तो नीचे वाली रिएक्शन सेम है, जस्ट इट इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो मुझे बताओ, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी? तो इट विल ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की तुम लोगों को डेफिनेशन समझ में आई? द रिएक्शन विच ओनली मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एंड उसी बदले अब रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था। मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, इसमें मैं 3 हाइड्रोजन गैस मिक्स कर रहा हूँ, ये हेबस प्रोसेस है, भूलना मत। तो अब यहाँ पे होता क्या है फॉर्म?
तो 2 अमोनिया गैस फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन तो बहुत सारी रहने वाली है, बट इट डजेंट मैटर। यस ओम, इट्स अ बोर्ड्स लेक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन कंडीशन रहती है, बट वो हम लोगों को मैटर नहीं करती। अब सेम वे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अगर अमोनिया बन रहा है, तो कोई जीनियस ये भी सोच सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, 2 अमोनिया गैसेस लेता हूँ, उन्हें हीट करता हूँ, एंड देन आई विल गेट N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये भी तो हो सकता है। एंड बोथ ऑफ दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल। ये दोनों रिएक्शंस विजिबल है। अगर ये दोनों रिएक्शंस विजिबल है और ऊपर वाले रिएक्शन को अगर मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन को अगर मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो नीचे वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। यस दैन, करेक्ट बोल रहे हो। दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, बट दोनों रिएक्शन में कंडीशन हम लोग चेंज करेंगे। कंडीशंस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे दोनों रिएक्शन होंगी, सिर्फ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे अगर फॉरवर्ड भी पॉसिबल है और बैकवर्ड भी पॉसिबल है, तो ये दोनों रिएक्शन मुझे एक ही साथ दिखानी है, तो एक ही साथ में कैसे दिखा पाऊंगा? तो देखो, ये दोनों रिएक्शन एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट की जा रही है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये फॉरवर्ड में भी जा सकता है और ये बैकवर्ड में भी जा सकता है। समझ में आ रहा है यारो? फॉरवर्ड में भी जा सकता है और बैकवर्ड में भी जा सकता है, टू गिव यू 2 NH3 gas. So the reaction which can move in forward and backward direction is called as a reversible reaction. तो हम यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी अलग है। हेबस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ली चैटलिस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे फॉरवर्ड में जाते वक्त हम लोगों को कूलिंग करनी पड़ती है और बैकवर्ड में जाते वक्त यहाँ पे हम लोगों को हीट करना पड़ता है। तो कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे, चाहिए तो लिख दो। फॉरवर्ड में जाते वक्त यहाँ पे हम लोग इसको कूल करते हैं एंड बैकवर्ड में जाते वक्त हम लोग इसको हीट करेंगे। क्यों, कैसे, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब अगेन याद रखो, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देना, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसी बदले ये जो रिएक्शन है, इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम। ओके, लिख दो, ये कंप्लीट करो, जरा फास्ट लिखना। और तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो अगर मैं तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाऊँ, तो इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट अ बैलेंस। ठीक है, जब कभी किसी सिस्टम में बैलेंस आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मेरे पास एक वेइंग बैलेंस है, तराजू। ठीक है, तो ये वेइंग बैलेंस है, एंड वेइंग बैलेंस में मैंने दोनों तरफ रख दिया है 1 kg मास। ठीक है, 1 kg का मास दोनों तरफ मैंने रख दिया है। अब मुझे बताओ, दोनों तरफ अगर 1 kg का मास है, तो ये वेइंग बैलेंस बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दिस वेइंग बैलेंस इज बैलेंस्ड, मतलब दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब
कुछ नहीं, हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं साहिल। तो दिस इज एट इक्विलिब्रियम। इसके पहले हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या रहती है वो देखा है सिर्फ। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इक्विलिब्रियम, द मेन पार्ट। अब इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस्ड, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेइंग बैलेंस है वो एट इक्विलिब्रियम है। अब मुझे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, मुझे क्या करना है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। तो अब इसे डिस्टर्ब कैसे करूंगा मैं? यस, हम लोग उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, इस इक्विलिब्रियम को मुझे डिस्टर्ब करना है तो कैसे करूंगा? थोड़ा मास बढ़ा दो एक साइड पे, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव। तो एक साइड पे थोड़ा सा मास बढ़ा देते, चलो देखते हैं। एक साइड पे मैंने थोड़ा सा मास बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक साइड पे एक्स्ट्रा वेट ऐड करते हैं, चलो ठीक है। तो देखो ये, इसमें मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा का वेट ऐड कर दिया। यहाँ पे पहले से जितना वेट था उतना ही है, बट दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट ऐड कर दिया। अब ये इक्विलिब्रियम डेफिनेटली डिस्टर्ब होने ही वाला है, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा एंड राइट हैंड साइड से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इतना तो सबको पता ही है। अब मुझे बताओ, ये हो गया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। अब मुझे बताओ, ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही नीचे चला जाएगा और ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही ऊपर चलते चलते जाएगा, ऐसे होने वाला है, या एट सम टाइम इट विल गेट बैलेंस्ड आउट? तो थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा डिविएशन आएगा, बट आफ्टर सम टाइम अगेन इट विल गेट बैलेंस्ड। अब मुझे बताओ, जिस पॉइंट पे ये वापस बैलेंस्ड आउट हो गया, जिस पॉइंट पे ये वापस बैलेंस्ड आउट हो गया, वापस हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वेइंग बैलेंस इज एट equilibrium. Very nice. So this is a new equilibrium. This is a new equilibrium which we reached. तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल लेने का रीजन, ठीक है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल लेने का रीजन क्या था? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि रिएक्शन में, अगेन ना देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 11th हो या 12th वाले हो या 12th के बाद भी, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या लगता है, इक्विलिब्रियम ये वो पॉइंट रहता है जहां पे रिएक्टेंट 50% प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट भी 50% प्रेजेंट है। दोनों चीजें 50-50% प्रेजेंट है। तो ऐसा कंपलसरी है क्या? देखो, दोनों का मास सेम रह भी सकता है या फिर दोनों का मास डिफरेंट भी रह सकता है। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को? तो इक्विलिब्रियम इज नॉट अ पोजिशन एट विच बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन 50-50 कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए कुछ अलग डेफिनेशन होनी चाहिए। अब इसकी डिफरेंट डेफिनेशन क्या है वो जरा देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों का डाउनवर्ड फोर्स जो था वो बैलेंस था, दोनों का डाउनवर्ड फोर्स जो था वो बैलेंस था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा था और ये अपवर्ड में जा रहा था। अब ये दो अपोजिंग फोर्सेस थे, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाने वाला था और ये अपवर्ड फोर्स लगाने वाला था। एंड इक्विलिब्रियम पे मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ये दोनों क्या हो जाएंगे, या फिर ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे, या फिर करेक्ट बोल रहे हो, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम की अगर साइंटिफिक डेफिनेशन लिखने जाएंगे, इक्विलिब्रियम की अगर साइंटिफिक डेफिनेशन लिखने जाएंगे, तो द पोजीशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, अभी हम लोग इन जनरल कोई भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बट अगर रिएक्शन की बात करते तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आता, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन या फिर ऐसी पोजीशन जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो चलो इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लो, मेरे पास एक बकेट है,
ठीक है, एंड बकेट के ऊपर एक टैप प्रेजेंट है। यप, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में ही होगा, बिकॉज दोनों प्रोसेसेस बैलेंस्ड आउट होनी चाहिए। अगर रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में जा रही है तो वो इक्विलिब्रियम कभी अटेंड कर ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, इमेजिन करो ये मैंने टैप रन करना स्टार्ट किया, टैप रन हो रहा है, तो पानी धीरे धीरे ऐसे भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो पानी ऐसे अंदर आना स्टार्ट हो गया। अब मुझे बताओ, टैप में से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, ये अगर मैं फॉरवर्ड प्रोसेस बोलूं, ये अगर मैं फॉरवर्ड प्रोसेस बोलूं, तो इसमें बैकवर्ड प्रोसेस है ही नहीं, ये पानी सिर्फ ऊपर ऊपर चलते जाएगा। तो ये कभी भी बैलेंस्ड आउट होने वाला है क्या? ये कभी भी बैलेंस्ड आउट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। अब मुझे इसकी एक अपोजिंग फोर्स चाहिए। हाँ, मेक अ होल, करेक्ट बोल रहे हो जैन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी अपोजिंग फोर्स चाहिए, सिर्फ पानी भरना नहीं है, पानी निकलना भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा होल बना देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, एंड होल ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से अगर 1 ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो उसी पॉइंट पे एक ड्रॉप बाहर, अंदर से बाहर भी आए। ठीक है, एक ड्रॉप ऊपर से नीचे जैसे ही आ रहा है, उसी टाइम पे एक ड्रॉप अंदर से बाहर की तरफ भी जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज माई फॉरवर्ड प्रोसेस, दिस इज माई फॉरवर्ड प्रोसेस, एंड दिस इज माई बैकवर्ड प्रोसेस, and at equilibrium both of these are at same rate, hence this is equilibrium। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, प्रोसेस हैज बिकेम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। ओके, तो हम्म, ओके, चलो लिखो। यस ऋषिकेश, करेक्ट बोल रहे थे आप। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस विल नॉट हैव इक्विलिब्रियम, एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर बोल रहे हो। रिएक्शन के टाइम पे ऋतुजा हम लोग रिएक्शन के ऊपर आ ही रहे हैं, बट करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। ओके, लिख दो ये रिएक्शन, रिएक्शन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिएक्शंस। ठीक है, तो रिएक्शन में हम लोगों को थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है, एंड देन विल मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं अभी डेफिनेशन लिखते नहीं बैठूंगा, बिकॉज सेम डेफिनेशन आने वाली है। द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जहां पे मैंने प्रोसेस लिखा था, वहां पे तुम लोगों को सिर्फ रिएक्शन चेंज करना है वर्ड, एंड देन यू विल गेट डेफिनेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलो रिएक्शन देखना स्टार्ट कर दें। समझो मेरे पास नाइट्रोजन है और मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? तो टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, करेक्ट और रॉन्ग? टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, करेक्ट और रॉन्ग? दिस रिएक्शन गिव्स मी, दिस रिएक्शन गिव्स मी टू NH3। जब, क्योंकि हाँ, इट कैन बी नॉट ट्रू, मतलब ये गलत हो भी सकता है, बट अभी अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, याद रखो हम लोग हमेशा ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब इनिशियल कंडीशन पे मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन है, एंड दूसरा कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, यही प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें अमोनिया गैस अभी के लिए नहीं है, इसमें अमोनिया गैस अभी के लिए नहीं है। तो देखो, हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ग्राफ इज ऑफ, ग्राफ इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
ग्राफ इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, एंड दिस इज माय 0 पॉइंट। ओके, अब मुझे बताओ इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं सी ले लूं, सी और सी, ठीक है, तो इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सी था, बट मुझे बताओ अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0 होगा। वेरी नाइस। तो ये 0 होने वाला है। कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। अब देखो, इक्विलिब्रियम अटेन करते वक्त, इक्विलिब्रियम पे जाते वक्त मुझे बताओ रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा या कम होगा? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? कम होगा। वेरी नाइस। तो अगर इट विल डिक्रीज, इफ इट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो मैं बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में से एक्स कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में से एक्स कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। अब देखो, नाइट्रोजन का तो एक ही मोल यूज हो रहा है, बट हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं? तो 3 हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन का एक यूज हो रहा है तो उसकी बदले नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने होंगे? 3 मोल यूज होंगे। तो वैसे ही नाइट्रोजन के अगर एक्स मोल्स माइनस हुए तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? एक्स माइनस 3x। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 3x। तो तुम लोगों को सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है। अब एक नाइट्रोजन मुझे 2 हाइड्रोजन देता है, तो एक्स नाइट्रोजन मुझे कितने अमोनिया देंगे? एक्स नाइट्रोजन मुझे कितने अमोनिया देंगे? 2x देंगे। वेरी नाइस। एंड ये यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसलिए हम लोगों ने माइनस साइन यूज की थी, बट यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो दिस विल बी प्लस 2x। ठीक है, तो याद रखो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 था, तो 0 प्लस 2x, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखा करेंगे 2x। ये समझ में आया क्या? देखो, ये सबसे क्रूशियल पार्ट रहता है। ये अगर लिखने आ गया तो इक्विलिब्रियम की सारी प्रोसेस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यही वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे नीचे पुट करनी है, वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों को नीचे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो देखते हैं। अज्यूम करते हैं ये हम लोगों का पॉइंट था x, ठीक है, ये था x, दिस इज 2x, दिस इज 3x, दिस इज 4x, दिस इज 5x। ठीक है, एंड c की वैल्यू में बोल रहा हूँ 5x थी। c इज नथिंग बट 5x, c इज नथिंग बट 5x। ठीक है, तो अब मुझे बता, ओके, एक बार वापस ये पार्ट देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाला। देखो, N2 प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज वापस पूछ लेना। अब इनिशियल जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रही है एट 0 सेकेंड्स, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है या फिर स्टार्ट अभी तक हुई भी नहीं है, तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट थे? तो कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट थे। अब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन में ले रहा हूँ सी और सी, बट अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फॉलो हुआ सबको? ये सबको फॉलो हुआ क्या? ओके, अब आगे, व्हेन टाइम बिकम्स इक्विलिब्रियम, मतलब ये आगे रिएक्शन स्टार्ट हो गई और आगे आगे बढ़ना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे जाके डेफिनेटली इट विल रीच टू इक्विलिब्रियम, डेफिनेटली इट विल रीच टू व्हाट? इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ, जब ये इक्विलिब्रियम पे जाएगी तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? तो डेफिनेटली ये कम होगा। तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो कम होने वाला है, तो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ तो माइनस करना है। अब जरा ऊपर वापस देखते हैं। देखो, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे बताओ 2 मोल कितने के साथ करेगा? आई गेस 6 के साथ करेगा। 3 मोल कितने के साथ करेंगे? 9 के साथ करेंगे। तो वैसे ही अगर नाइट्रोजन के एक्स मोल्स लिए मैंने, तो वो हाइड्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रो 3x के साथ। ठीक है, तो 3x के साथ करेगा। तो इन concentration is nothing but number of moles upon volume, तो concentration is directly proportional to number of moles। तो इसलिए मैं जस्ट नंबर ऑफ मोल्स सिंप्लिसिटी के लिए यूज कर रहा हूँ,
बट यू आर करेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ तो माइनस होने वाला है, और समझो कि नाइट्रोजन का हम लोगों ने एक्स कॉन्सेंट्रेशन माइनस किया, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन माइनस किया, एक्स, मतलब नाइट्रोजन का एक्स कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो हाइड्रोजन का कितना कम होगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 3x। अभी ये सबको पार्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में देखा है ऐसा कुछ, ठीक है। अब सेकेंडली, नाइट्रोजन का एक मोल 2 मोल अमोनिया देता है, नाइट्रोजन का एक मोल 2 मोल अमोनिया देता है, तो मुझे बताओ 2 मोल कितने देंगे, तो आई गेस 4 मोल देंगे। वैसे ही एक्स मोल्स कितने देंगे, तो वो 2x मोल्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, ये दोनों कंबाइन होके अमोनिया बन रहे हैं, इसलिए अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, एंड इट विल बिकम 0 + 2x, एंड इसको हम लोग इन जनरल 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 2x, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? ओके, तो चलो ये जरा वापस पहले से लिखा है ना, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे बताओ, पहले मैं नाइट्रोजन का ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। तो नाइट्रोजन का ग्राफ सी से स्टार्ट होगा, करेक्ट, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे नाइट्रोजन का ग्राफ कितना था, सी था, तो सी से स्टार्ट होगा, इक्विलिब्रियम पे जाते जाते वो कहाँ पे पहुंचेगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इक्विलिब्रियम पे जाते जाते वो कहाँ पे पहुंचेगा। वेरी नाइस, किसने आंसर दिया था? प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, ऋतुजा करेक्ट है। यस साहिल, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, बट उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। तो जोशुआ करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर पहले 5x था, 5x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चलेगा 4x की तरफ, ये ऐसे कम होगा, एंड 4x पे जाके ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 4x पे जाके ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ये वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे बताओ, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पहले सी था, एंड सी इज नथिंग बट 5x। अब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितने से कम होने वाला है, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी 3x से कम होने वाला है। तो मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन में से 3x माइनस करोगे तो अथर्व, अश्वथ, डेविड, प्रणव, करेक्ट आंसर है। तो ये 5x में से डायरेक्ट चला जाएगा 2x पर, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बताओ, अमोनिया, ये टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे 0 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, बट इक्विलिब्रियम पे ये कहाँ पे चला गया, तो ये 0 to 2x जाएगा, वेरी नाइस। तो ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन, अब यहाँ पे मैंने नंबर भी ऐसे ले लिए कि ये दोनों इक्वल हो गए, याद रखा, ये ऐसा इक्वल आए, ऐसा हम हर टाइम कंपलसरी नहीं है, नंबर्स ऐसे ले लिए हम लोगों ने गलती से कि वो इक्वलाइज्ड हो गए, तो तुम लोगों को ये भी पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन सेम रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता। मैंने तुम लोगों को फर्स्ट टाइम बोला था ना वो 50-50% वाला लॉजिक, तो कभी कभार इट कैन बिकम इक्वल और एल्स इट कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो अब जरा वापस हम लोगों के रिएक्शन की तरफ आते हैं। मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके बनाते हैं अमोनिया, फॉरवर्ड रिएक्शन पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके बनाते हैं अमोनिया, तो ये फॉरवर्ड में तो जाने ही वाली है, बट इनिशियली अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 0 था, अमोनिया कंटेनर में था ही नहीं। अगर रिएक्शन में अमोनिया ही नहीं है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जा पाएगी क्या? मुझे बताओ, रिएक्शन करने के लिए अमोनिया ही नहीं है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जा पाएगी क्या? नहीं जाएगी। याद रखो, इनिशियली ये रिएक्शन सिर्फ कहाँ पे जा रही थी, तो स्टार्टिंग में दिस रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पहले तो सिर्फ फॉरवर्ड में जा रही है, बट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, धीरे धीरे
नाइट्रोजन का नॉट नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो जैसे जैसे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होते जाएगा, तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड में जाना स्टार्ट होगी कि नहीं जा होगी। तो अगेन इट विल स्टार्ट टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगेन इट विल स्टार्ट टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एरो दिख रहा है एकदम छोटा सा बना है, वो छोटा सा क्यों बना है? क्योंकि मेरे पास अमोनिया बहुत कम है, ठीक है, मेरे पास अमोनिया बहुत कम है, तो फॉरवर्ड का रेट जो होगा वो बहुत कम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? रिएक्शन करने के लिए मेरे पास अमोनिया ही नहीं है, तो रिएक्शन जो बैकवर्ड में जाने वाली है उसका रेट बहुत कम होगा। बट विथ टाइम धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ते जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ते जाएगी। और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, एंड उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला वो समझ में आ रहा है क्या, बताओ? अगर किसी को डाउट भी होगा थियरी में, तो ग्राफ के थ्रू तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी एक ग्राफ बनाते हैं इसका। तो नाउ ये फिर से रिपीट होने वाला है ये पार्ट, ग्राफिकली हम लोग रिपीट करेंगे वापस। तो देखो यहाँ पे हम लोग रेट लिखने वाले हैं, रेट इज नथिंग बट स्पीड, ठीक है, रेट। एंड यहाँ पे हम लोग टाइम लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे रेट हम लोग दो प्रोसेस का करने वाले हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन का और दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन का। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को कोई एक रिएक्शन करनी है, हम लोगों को कोई एक रिएक्शन करनी है, उसके लिए मैं तुम लोगों को दो सिचुएशंस दे रहा हूँ। दो सिचुएशंस क्या है पता है? एक में मैंने तुम लोगों को दिया कॉन्सेंट्रेटेड एक्सीएल, कॉन्क एक्सीएल, दूसरे में मैंने तुम लोगों को दे दिया डाइल्यूट एक्सीएल, ठीक है। मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? रिएक्शन करनी है तुम लोगों को एक में मैंने तुम लोगों को दिया कॉन्क एक्सीएल, दूसरे में मैंने तुम लोगों को दिया डाइल्यूट एक्सीएल, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? सबने कॉन्क एक्सीएल ही दिया आंसर, तो डेफिनेटली दिस विल अकर फास्ट, ठीक है, ये बहुत फास्ट होने वाली है, तो फास्ट होगा इसका रेट, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। अब मुझे बताओ, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगी, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो पहले बहुत हाई था, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, करेक्ट और रॉन्ग? जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू डाइल्यूट HCl। अच्छे से देखो ये पार्ट, इट विल कन्वर्ट इनटू डाइल्यूट HCl, और ये जैसे ही डाइल्यूट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्लो, ठीक है। ये सबको हजम हुआ होगा, ठीक है, ये सबको हजम हो गया होगा। तो चलो अब जरा ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे अपने कंटेनर में, इनिशियल स्टेज स्टेज पे, हमारे कंटेनर में इनिशियल स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एकदम ज्यादा होगा। तो इनिशियली एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एकदम ऊपर की तरफ है, समझ में आ रहा है ये? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एकदम ऊपर की तरफ है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, वी विल रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। ये इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करेंगे हम लोग, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होते जाएगा? इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अभी बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। अब मुझे बताओ बैकवर्ड रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी? पहले मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, देखो, बैकवर्ड रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी? अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर? तो सबने अमोनिया आंसर दिया है, तो चलो तुम लोगों को हजम हो रहा है मतलब। तो देखो, इट विल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इट विल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब मुझे बताओ, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन था जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन था जीरो, एंड अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ही जीरो है, मतलब अमोनिया प्रेजेंट ही नहीं है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना होगा? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना होगा? जीरो होगा, वेरी नाइस। अब टाइम थोड़ा सा ही आगे है, एकदम थोड़ा सा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो समझ लो कि 10 सेकेंड के बाद नाइट्रोजन का कॉन्सेंट अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा?
थोड़ा सा बढ़ेगा, बट ज्यादा बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये एकदम माइन्यूट अमाउंट में बढ़ेगा। तो मुझे बताओ, जब थोड़ा सा अमोनिया बन गया तो बैकवर्ड का रेट बहुत फास्ट होगा या बहुत स्लो होगा? बैकवर्ड का रेट बहुत फास्ट होगा या बहुत स्लो होगा? अगेन ये बहुत स्लो होगा, करेक्ट। अब जब टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने ऊपर लिखा था 2x, तो ये 2x बन गया। अब मुझे बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम अगर हो रहा है तो रेट कितना होगा? अरे बहुत सही, किसी ने तो आंसर करेक्ट दिया, तो इन्हें आंसर करेक्ट दिया है। ओके, यस, श्योर आंसर इज ओके, वी कैन से इट इज करेक्ट। बाकी लोगों ने आंसर फास्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लैंग्वेज ही वैसे यूज कर रहा हूँ कि ऋतुजा, इवन योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे तुम लोग फास्ट जो बोल रहे हो इट इज करेक्ट, बट फास्ट के बदले में बोलूंगा इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम पे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ये फॉरवर्ड रिएक्शन जितना हो जाता है। ओके, एंडिंग में बहुत लोगों ने आंसर दिया था, स्नेहा, अजिंक्य, इवन योर आंसर वाज करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पे होने क्या वाला है, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये एरो कैसे आएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, इसका रेट 0 से स्टार्ट हुआ, अब धीरे धीरे ये बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। क्यों बढ़ते जा रहा है? ये बढ़ने का रीजन याद रखना, क्योंकि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो बैकवर्ड का रेट भी बढ़ेगा, एंड एट इक्विलिब्रियम बोथ ऑफ दीज रेट्स विल बिकम इक्वल। एट इक्विलिब्रियम बोथ ऑफ दीज रेट्स विल बिकम इक्वल। तो ये ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर फॉरवर्ड, दिस इज फॉर फॉरवर्ड, एंड दिस इज फॉर बैकवर्ड। बाय द वे, यहाँ पे हम लोगों ने एक डेटा लिखना भूल गए थे। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अभी तक अगर किसी को पता नहीं होगा तो याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो लिख दो, वंस इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल वी आर डिस्टर्बिंग इट, ठीक है। अब इसको भी हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने ये वेइंग बैलेंस में वेट्स ऐड करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया था, वैसे हम लोग ये नीचे वाले इक्विलिब्रियम को भी आराम से डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो कब होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे ही, ठीक है। तो चलो करो, लिख दो ये। वी आर लर्निंग विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। हम लोग बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। या अगर हम लोग इसमें एक साइड ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, करेक्ट बोलो प्रणव? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये नीचे वाला पार्ट तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा का पार्ट था, ये टाइम पास था। ये थोड़ा सा रिएक्टेंट अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअली मैं तुम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम तो थियरी पढ़ाऊंगा। यूजुअली हम लोग एंट्रेंस में कैसे करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स उतने देखेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग थियरी पे ही फोकस करेंगे। ओके, तो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है, वो कैसे पहचाना जाए। तो पहला तो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब यहाँ पे अपने को उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं इन जनरल लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों को सिर्फ शॉर्ट में, बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो नप नहीं कोमल, अच्छा हाँ, इक्विलिब्रियम को अगर तुम लोगों को शॉर्ट में लिखना है, मैं भी अभी थोड़े टाइम के बाद यूज करूंगा ही, तुम लोग जस्ट EQ लिख सकते हो, EQ। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सेकेंड पॉइंट,
यहाँ पे जैसे ही, हाँ बाय द वे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया था, ये जो टाइम एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं, ये यहाँ पे टाइम एक्सिस पे अगर मैं लेके जाऊंगा नीचे की तरफ ये ग्राफ, अंडरस्टैंडेबल है बट स्टिल रह गया था बताना, तो इसे हम लोग बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी वो तुम लोगों को पॉइंट दिख जाएगा। अब ये ग्राफ जरा आड़ा टेढ़ा बना है बट आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, दिस इज टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। यप, दिस इज द टाइम एट विच अ रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलो, अब इक्विलिब्रियम जैसे ही अटेंड हुआ, मुझे बताओ जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? तो तीनों चीजों का कॉन्सेंट्रेशन फ्लैट मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सेम नहीं बोल पाएंगे यार, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया इन सबका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, बट वो फ्लैट मतलब कांस्टेंट हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम concentration of all reactants and products becomes equal. Third point, equilibrium can be disturbed, ठीक है, ये हम लोग कुछ समय बाद पढ़ेंगे, बट जस्ट तुम लोग पॉइंट लिख सकते हो, बट डिस्टर्ब बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम एक ही चीज हो जाती है बट ठीक है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना कुछ बड़ी बात नहीं है, हीट करना स्टार्ट करो, प्रेशर ऐड करना स्टार्ट करो, वॉल्यूम चेंज कर दो या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दो, कुछ भी करेंगे तो इक्विलिब्रियम इजीली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। डिस्टर्ब होगा मतलब क्या, तो हमारा जैसा वेइंग बैलेंस नीचे और ऊपर हो गया था, वैसे ही ये भी एक तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल गेट डिस्टर्ब्ड आउट, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट position of equilibrium, position of equilibrium as it increases, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आने वाला है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, हाँ ओके, सेकेंड पॉइंट में मैंने कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लिखा है, मैंने खुद नहीं मतलब जो पॉइंट एक्सप्लेन किया वही गलत लिख दिया, ओके। तो ये इक्वल नहीं आना चाहिए था, माय बैड, यहाँ पे कांस्टेंट कर दो जरा, बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट, इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज इट इंक्रीजेस rate of rate of both forward and backward reaction, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस का रेट चेंज करने वाला है, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी, एंड इक्वली चेंज करते हैं, इक्वली चेंज करते हैं। तो मुझे बताओ, कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से अगर फॉरवर्ड रिएक्शन भी बहुत फास्ट हो गई और बैकवर्ड रिएक्शन भी बहुत फास्ट हो गई, तो ये कैसे होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन एकदम धड़ाधड़ होना स्टार्ट हो गई, एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी एकदम फास्ट, एकदम ऊपर की तरफ फटाफट जाने लग गई, ठीक है। तो मुझे बताओ, जैसे ही ये फास्ट हो गई तो क्या चेंज हुआ? इक्विलिब्रियम तो जहां पे था वहां पे ही है, अभी भी इक्विलिब्रियम जहां पे था वहां पे ही है, तो चेंज क्या हुआ है? वेरी नाइस, इट डिक्रीजेस टी इक्विलिब्रियम, इट डिक्रीजेस टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये टी इक्विलिब्रियम को चेंज करता है और कुछ नहीं होता, तो इसे हम लोग बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम डैश, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, दिस पार्ट इज विथ कैटलिस्ट, मैं अभी नया ग्राफ नहीं बनाते बैठूंगा, दिस पार्ट इज विथ कैटलिस्ट,
दिस पार्ट इज विदाउट कैटलिस्ट। इसमें मैंने एक है ना मिस्टेक की है, कोई बता पाएगा इसमें क्या मिस्टेक है? इस ग्राफ में एक मिस्टेक है, कोई पकड़ पाएगा? इतना मतलब तुम लोगों को एकदम सोचने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल इस ग्राफ में एक मिस्टेक है। विथ कैटलिस्ट वाले में एक मिस्टेक है, कोई बता पाएगा कि विथ कैटलिस्ट वाले में क्या मिस्टेक है? ना, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन वैसा नहीं, वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, जस्ट वो ड्रॉ करते वक्त गलत हुआ है। ओके, बैकवर्ड का प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो चलो मैं ही बता देता हूँ अगेन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो मुझे बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन में जरा देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन पहले भी इधर से स्टार्ट हो रही थी, इसका रेट पहले भी इधर ही था, और कैटलिस्ट ऐड करने के बाद भी इधर से स्टार्ट हो रहा है। इज दिस करेक्ट? कैटलिस्ट तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहिए, कैटलिस्ट तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहिए, तो ये यहाँ से किधर से स्टार्ट करना चाहिए था हम लोगों को। बट तुम लोगों को इतना टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो यहाँ से किधर से ऐसा स्टार्ट करेंगे तो वो विथ कैटलिस्ट वाला ग्राफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। बट तुम लोग बुक्स में भी देखोगे तो ये ऐसे ही देते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही चिपका दिया है तुम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई गेस तुम लोगों को समझ में आया। इट ओनली चेंजेस, यहाँ पे लिख दो, इट ओनली चेंजेस टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम neither forward reaction, neither forward nor backward reaction stops। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे कंटिन्यू, दे कंटिन्यू टू गो इन opposite direction with equal rate, hence chemical equilibrium is dynamic in nature। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने हेबर्स प्रोसेस में बोला था कि ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, तो मैंने ऐसे बोला था क्या कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है? मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला। मैंने एरोज भी, सॉरी ग्राफ्स भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके रोक दिए क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने इनको आगे की तरफ कंटिन्यू किया। मतलब हो क्या रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे, याद रखो आप, इक्विलिब्रियम पे अगर एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है एंड वो हम लोगों को 2 अमोनिया गैस मॉलिक्यूल्स दे रहा है, तो उसी पॉइंट पे, उसी सेम पॉइंट पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वापस कन्वर्ट हो रहे हैं 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुए, तो 2 अमोनिया 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूसली इट इज हैपनिंग। तो हेंस इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब क्या? तो इट इज इन मोशन। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन। तो लिख दो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। यप, इट इज स्टैग्नेंट बट मूविंग विद कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कंप्लीट करो ये लिख के सारे के सारे पॉइंट्स।
तुम लोगों को ये बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड रॉन्ग, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई गेस तुम लोगों का लिख के हो गया होगा, आगे बढ़े, शुड वी मूव एड? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ मास मास एक्शन? तो इस लॉ में तुम लोग एक वर्ड सुनोगे एक्टिविटी करके। इस लॉ में तुम लोग सुनोगे एक वर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी ये पुराने जमाने में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, एक्टिविटी ये पुराने जमाने में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे, नथिंग एल्स। ठीक है, तो बस इतना ही तुम लोगों को याद रखना है कि इस लॉ में तुम लोगों को एक्टिविटी जिधर किधर वर्ड दिखा तो इट मीन्स नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन एकदम इजी है, बहुत इजी है। तुम लोग मुझे बताओ, मतलब जो हम लोगों ने पहले कंसेप्चुअली सोचा था ना, वही है। एक रिएक्शन है, उसमें मुझे कॉन्क HCl यूज करूंगा तो रिएक्शन फास्ट मिलेगी, या डाइल्यूट HCl यूज करूंगा तो रिएक्शन फास्ट मिलेगी। तो तुम लोगों ने मुझे बताया था कॉन्क HCl यूज करेंगे तो फास्ट मिलेगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो वो रिएक्शन स्लो होगी। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट rate of reaction is directly proportional directly proportional to the product of concentration of each reactant raised to the stoichiometric coefficient। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं वापस एक बार। जो मैंने बताया वही है, सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज वाइज वो थोड़ा सा तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो समझो मेरे पास ए मोल्स ऑफ ए है जो रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, एंड दिस इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड दिस रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, एंड यहाँ पे सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आर लॉ इसकी इक्वेशन या इससे हम लोग इक्वेशन डिराइव करते हैं। ये नहीं लिखते हैं हम लोग, पहले इनिशियली ना जरा इजी लैंग्वेज में देखते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें देखते हैं। समझो मेरे पास ए प्लस बी ये मुझे दे रहा है सी प्लस डी। ठीक है, एंड इसका अगर मैं रेट पूछूं, यहाँ पे ये मैंने एक ही एरो बनाया, मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड में जा रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन का अगर मैं रेट पूछूं तो तुम लोग क्या बोलोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ रहे हम लोग, मैं सारी चीजें बताने ही वाला हूँ। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखो कॉन्सेंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब प्रपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो रेट इज इक्वल्स टू स्मॉल के कांस्टेंट ए इंटू बी। इसमें किसी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा कुछ रहता ए प्लस बी प्लस सी गिविंग मी डी प्लस ई। अब इस रिएक्शन में मुझे बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे बताओगे?
रेट इज डायरेक्ट, अभी प्रोपोर्शनलिटी लिखने की भी जरूरत नहीं आएगी, तुम लोग डायरेक्ट लिख पाओगे के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। करेक्ट और रॉन्ग? ओके, तो हो रहा है तुम लोगों से। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख के दूं 2a प्लस बी गिव्स मी सी, 2a प्लस बी गिव्स मी सी। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो ये 2a है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी गिविंग मी सी। ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी गिविंग मी सी? तो अब अगर इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखने जाऊं तो कैसे होगा, के इंटू ए इंटू ए इंटू बी एंड ए इंटू ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट ए स्क्वायर इंटू बी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो यश, ऋतुजा, अश्वत, तुहिन। ओके, तो अगर ये ऐसे कुछ होने वाला है, तो अगर तुम लोग नोटिस करोगे ये रेस टू वाली टर्म जो है वो अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है अभी लॉ, रेस टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है? तो बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो तुम लोगों को ये ऐसे ही लिखना है। ये अगर पार्ट समझ में आ गया, ये एग्जांपल्स थे, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन करने वाले हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट लिख दो। यप, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, प्रणव नहीं प्रणय, प्रणव भैया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिराइव इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। ठीक है, अभी हम लोग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। ये हेडिंग डालने से पहले ये देखो, ये कैपिटल के लिखा है हम लोगों ने, ठीक है? दिस इज अ कैपिटल के, एंड यहाँ पे मैंने स्मॉल के लिखा था, तो ये स्मॉल के जो है इसे हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब क्या? तो रेट कांस्टेंट नाम को ही हम लोगों को बता रहा है कि रिएक्शन के रेट का कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट इसके बारे में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग कैपिटल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कैपिटल के से दिखाया जाता है, और रेट कांस्टेंट इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। सारी चीजें केमिकल काइनेटिक्स में होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है? अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, एंड यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, ठीक है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, तुम लोगों को कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है या बैकवर्ड रिएक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है? कहाँ पे, कौन से पार्ट में हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? वेरी नाइस, हम लोगों को ज्यादा ही, कौन है बैकवर्ड वाला? बैकवर्ड नहीं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फॉरवर्ड रिएक्शन। अरे नहीं, बैकवर्ड नहीं है, बिकॉज इट्स न्यू। ओके, तो हम लोगों को फॉरवर्ड, देखो तुम लोगों को, कहाँ पे गई वो इक्वेशन? हाँ, तुम लोगों को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वो हम लोगों को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो हम लोगों को बनाना है। समझ लो, तुम लोगों ने एक फैक्ट्री ओपन की अमोनिया की, एंड वहां पे अमोनिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट अमोनिया बन रहा है, बट वापस वो रिटर्न घूम के जा रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो तुम लोगों को बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फॉरवर्ड रिएक्शन, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, और बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द
रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू, सॉरी, rate constant, rate constant of forward reaction to that of rate constant of backward reaction, backward reaction, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ रेट टू दैट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केसी ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऐसा रहता है। एनी डाउट? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये डेफिनेशन होती है। एंड इसमें हम लोगों ने रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में ही है। तो मुझे बताओ, केसी की वैल्यू बड़ी होगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा या छोटी होगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा? कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं मैं सिर्फ। केसी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? इट शुड बी लार्ज, इट शुड बी अ लार्ज वैल्यू, ठीक है। यप, इट शुड बी अ लार्ज वैल्यू। क्यों बड़ी होनी चाहिए? बिकॉज अगर ये केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, इट इज अ लार्ज वैल्यू, तो डेफिनेटली के एफ की वैल्यू भी बहुत बड़ी है एंड कंपैरेटिवली के बी की वैल्यू बहुत छोटी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होने वाली है और बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम होने वाली है। तुम लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे थियरी हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। एंट्रेंस में तो हम लोग दुनिया भर के क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, तो तभी तो तुम लोगों को वो और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। बट अभी के लिए थियरी समझ लो, तो एंट्रेंस के टाइम पे हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। तो अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेप्ट, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे ही करेंगे। एंड इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिफाइन होता है? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लेने वाले, रिएक्शन लेने वाले, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो तुम लोग बोलोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to A into concentration of B raised to B। एनी डाउट? मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पूछ रहा हुआ, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन होता है? ये पहले मुझे बता देना चाहिए था आई गेस। फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट हो जाएंगे ए और बी। अब यहाँ पे प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे के एफ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए इंटू बी मोल्स ऑफ बी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तुम लोग बोलोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? ए और बी रिएक्टेंट रहेगा बैकवर्ड के लिए या सी और डी रिएक्टेंट होगा बैकवर्ड के लिए? वेरी नाइस, सी एंड डी होगा। तो अब यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी। अब यहाँ पे अगेन व्हाट वी विल यूज, rate of backward reaction is Kb into C raised to C into D raised to D, ठीक है। तो नीचे लिख दो चाहिए तो Kf and Kb ये क्या है? तो Kf and Kb are rate constant, rate constant of forward and backward reaction, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट है। चलो अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम अगर मैं कंडीशन इंपोज करने जाऊँ इक्विलिब्रियम की, तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? करेक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड। चलेगा? ये समझ में आ रहा होगा? तो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो गया तो वी विल गेट के एफ ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू बी इज इक्वल्स टू के बी into C raised to C and D raised to D. Any doubt?
तो हम लोगों को के एफ अपॉन के बी की वैल्यू चाहिए, तो वो डिराइव कर देते हैं। के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू, पहले तो ये के बी अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये ए रेस टू ए और बी रेस टू बी दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो विच इज नथिंग बट सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी, द होल थिंग डिवाइडेड बाय a raised to a and b raised to b. This is the value of kc. तो ये लिख दो, कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। एंड ये हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, के एफ एंड के बी आर नॉट इक्वल, याद रखो, दे आर रेट कॉन्स्टेंट्स जो इक्विलिब्रियम पे इक्वल नहीं होते, रेट इक्वल होता है, तो ये लिख दो। आई गेस ये समझने के लिए अच्छा खासा इजी है। थोड़ा ऊपर, ये अब कोएफिशिएंट्स तुम लोगों को इक्वेशन में दिए रहेंगे। हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स भी लिखेंगे, अभी डोंट वरी। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं तुम लोगों को बताऊंगा, वही एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। जब केपीबी होता है हम लोग केपीबी डिराइव करेंगे। यस, तो हम करेक्ट बोल रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लिख के हो गया क्या सबका? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शंस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने वाले हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, तुम लोग ही लिखने वाले हो। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा एंड देन यू गाइस कैन डू इट। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को दो रिएक्शंस बताने वाला हूँ एंड बाद में तुम लोग लिखने वाले हो। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस, ठीक है। अब इसका अगर तुम लोगों को केसी की इक्वेशन लिखने के लिए किसी ने पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अपना रहेगा ना। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना ही करना है, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में तुम लोग क्या लिखोगे? ओके, तो ये कैसे हो जाएगा? वी विल गेट NH3 का स्क्वायर, वेरी नाइस, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, करेक्ट, बहुत लोगों ने आंसर भेज भी दिया, N2 इंटू H2 का क्यूब, इंटू H2 का क्यूब, परफेक्ट, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। तो एज सिंपल एज दैट। अब और एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ एंड देन यू गाइस कैन सॉल्व इट। CaCO3 सॉलिड
गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब मुझे बताओ इसकी केसी की इक्वेशन कैसे लिखोगे? इसकी केसी की इक्वेशन कैसे लिखोगे? अश्वथ करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ये सॉलिड लिखा है। अब मुझे बताओ सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग कभी लिखते हो क्या? मैं अगर तुम लोगों को बोलूं मेरे पास 10 ग्राम NaCl है, तो 10 ग्राम NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बोलते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है। क्या बोलेंगे हम लोग? इसका कॉन्सेंट्रेशन 1, ऐसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। क्यों? बिकॉज सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन निकल ही नहीं सकता। बट अगर 10 ग्राम मैंने 10 लीटर वाटर में पास कर दिया, तो ये बन गया सोल्यूशन, एंड इसका मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। बट जब तक मैं पानी में कोई चीज ऐड नहीं कर रहा हूँ, तब तक हम लोग सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता पाएंगे। गेटिंग इट? मैडम करेक्ट बोल रहे हो। तो अब सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कभी नहीं लिखते, तो या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 अज्यूम करते हैं। तो 1 अज्यूम करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अभी कोई आंसर और देना चाहेगा? डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, याद रखो, दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। अगर तुम लोग 1200 केल्विन के ऊपर चले गए, मतलब 1000 डिग्रीज के ऊपर चले गए, तभी ही ये रिएक्शन होगी। उसके नीचे ये रिएक्शन होती नहीं है, ये रिएक्शन बैकवर्ड में ही जाएगी। ठीक है, तो चलो लिख दो ये। याद रखो केसी का फॉर्मूला क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो CO2 जो है वो प्रोडक्ट है, तो CO2 प्रोडक्ट है तो ऊपर आने वाला है। अब इसके बाद वाले एग्जांपल्स तुम लोग खुद सॉल्व करने वाले हो। ऋषिकेश, हम लोग आप जो पूछ रहे हो ना, वो देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। उसके लिए हम लोगों को CaO को पहले वाटर में डिजोल्व करना पड़ता है, बट आएगा वो, हम लोग बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। आई गेस दिस मच इज सफिशिएंट, तो लिख दो ये, कंप्लीट करो। इन सब के आंसर तुम लोगों को खुद को लिखना है। हाँ, अमोनियम कार्बामेट। व्हाट इज द सिक्स्थ कंपाउंड? दिस इज अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम लिख दो, चीज किसी को अगर चाहिए होगा नाम तो। दिस इज अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। दिख रहा नहीं है क्या ये सेवेंथ क्वेश्चन? मतलब आपके स्क्रीन कैसे दिखती है मुझे आइडिया नहीं है, तो दिख रहा है सबको सेवेंथ क्वेश्चन स्क्रीन पे? ओके, तो ठीक है। तो चलो कंप्लीट कर दो।
तो चलो देखते हैं अगेन। सेकंड वाला वापस एक बार देख लो, किसी को डाउट होगा तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो Kc इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखने जाओगे तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पे याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा 1 बोलते हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इट इज ऑल्सो अ सॉलिड, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 बोलेंगे। तो फाइनली क्या आएगा, तो फाइनली इट विल बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ठीक है, तो लिख दो लास्ट कंपाउंड का ये नाम बता दूंगा मैं, जस्ट पहले मुझे आंसर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दे देने दो। तो ये यहाँ पे हो जाएगा N2O4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। यहाँ पे Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। यहाँ पे Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4HS, एंड इसे हम लोग 1 अज्यूम करेंगे। तो इसे तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना लिखोगे, तुम लोगों को ये बीच वाली स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को डाउट था इसलिए मैं ये वापस एक बार ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। फाइनली तुम लोग बोलोगे Kc इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, तो दिस इज अमोनियम कार्बामेट, लिख दो इसका नाम। एंड ओके, वेरी नाइस, अगर सब करेक्ट आ गए होंगे तो एंड वी कैन स्टॉप हो हियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट कर दूंगा और थर्ड लेक्चर से हम लोग आयनिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यस ऋतुजा वी कैन से इट। तो चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। कुछ डाउट्स रहेंगे तो यू कैन सेंड इट टू मी। इतना छोटा है, यप केमिकल इक्विलिब्रियम उतना छोटा है, हम लोग बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू